हाय गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का स्टैंडर्ड 7th का हिस्ट्री एंड सिविक्स चैप्टर नंबर 1 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 7th और इसमें मैं सबसे पहले लेने वाला हूँ हिस्ट्री सिविक्स। और बहुत इंटरेस्टिंगली मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर लीजिए। आज हम लोग शुरू करते हैं पहले चैप्टर के साथ और एक्सप्लेनेशन पूरा दे देता हूँ मैं। और आपको इस साल आप लोगों को शिवाजी महाराज जी के ऊपर ये बुक है आपका। आपने 4th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था हिस्ट्री, तो मतलब EVS पार्ट 2 में। तो आज हम लोग उसी को और थोड़ा अच्छी तरह से जानेंगे। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैं चैप्टर नंबर 1 ओपन करता हूँ। ओके, सो ये देखिए सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम। ये आ गया हमारा चैप्टर नंबर 1। सो पहला चैप्टर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है। आपने पिछले साल भी अपने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पढ़ा होगा और ये इस बार भी है। 8th स्टैंडर्ड में भी होगा, 9th स्टैंडर्ड में भी होगा और 10th स्टैंडर्ड में भी होगा। ये कॉमन चैप्टर है। आपको ये इंट्रोडक्शन टाइप है ये चैप्टर जो है वो हिस्ट्री का। ओके, सो ये आपको पढ़ना ही है। चलिए, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? मतलब हिस्ट्री को 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया है: मटेरियल सोर्सेज, रिटन सोर्सेज और ओरल सोर्सेज। चलिए अभी पहले इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने पिछले साल एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मतलब 6th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा। वही सब वेद और ये सब मैंने आप लोगों को समझाया था। अभी भी वो बाकी है मुझे समझाना। मैं और भी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ उसको लेकर। आपको याद करा रहा था मैं अभी कि आपने वेद और इसके बारे में आपने पढ़ा था। उससे हम लोग कहते हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मतलब बहुत पुरानी हिस्ट्री। इस साल मतलब आपके 7th स्टैंडर्ड में आप पढ़ने वाले हो मीडिवियल पीरियड ऑफ हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, मतलब बीच के समय की हिस्ट्री। आपने पुराने समय की पढ़ी है, अभी हम लोग बीच का समय का पढ़ेंगे। और जो 8th स्टैंडर्ड होगा वो मॉडर्न का होगा। मॉडर्न समय का होता है ना, मतलब 19वीं सदी, 19th सेंचुरी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9th सेंचुरी, मतलब ईयर 900 से 1800 तक की जितनी भी हिस्ट्री है ना, मतलब ईयर 900 से लेके 1800 तक ईयर जो है हिस्ट्री का, उसके बीच में जितना भी कुछ इवेंट्स हुआ है उसके ऊपर ये बुक बेस्ड है। ये वाला हिस्ट्री बेस्ड है। और उसके बाद का 1900 2000 और 2000 मतलब 1900 की हिस्ट्री आपको अलग से है, ब्रिटिशों की हिस्ट्री। और उसके बाद आपको फिर वो 9th स्टैंडर्ड में और अलग है। तो हम लोग अभी तो मीडिवल पढ़ने वाले हैं। आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे एंशियंट नहीं, मॉडर्न। या ओके, तो चलिए, इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्सेज ऑफ मीडिवल हिस्ट्री। अभी सोर्सेज तो वही होने वाले, लेकिन और कुछ 2-3 चीज़ें और होने वाली है इसके अंदर। मीडिवल हिस्ट्री की जो सोर्सेज होने वाले हैं, मतलब जो चीज़ें मीडिवल हिस्ट्री में थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो हिस्ट्री गिव्स अस अ क्रोनोलॉजिकल, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री जो है वो हम लोगों को एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल, मतलब प्रॉपर ऑर्डर में, साइंटिफिक मतलब जो भी चीज़ों के बारे में जो भी इवेंट्स हुए थे, एक सिस्टमैटिकली हम लोगों को हिस्ट्री बताता है कि इस साल ये हुआ था, मतलब ईयर 1000 में ये हुआ था, देन 2000 में ये हुआ था। मतलब इस तरह हम लोगों को हिस्ट्री बताती है। ओके, सो हिस्ट्री के ऊपर हमेशा यही होता है क्वेश्चन का आंसर। तो आपको हमेशा इसको गठान बांध के रखनी है अपने दिमाग में। हिस्ट्री गिव्स अस अ क्रोनोलॉजिकल, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री हम लोगों को एक प्रॉपर अरेंजमेंट में सिस्टमैटिकली हमको इवेंट्स का एक नंबर वाइज हमको बताती है कि क्या क्या हुआ था इवेंट्स में। ओके, अकॉर्डिंगली हम लोगों को बताती है। यही है इसका पूरा। आप इसको ब्रैकेट मार लीजिए अपने टेक्स्ट बुक में। इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ओके, 4 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हिस्ट्री। दे आर इंडिविजुअल, सोसाइटी, प्लेस एंड टाइम। कुछ 4 चीज़ें हैं, 4 फैक्टर्स, कुछ 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको
जो कि हिस्ट्री के व्यू पॉइंट से, मतलब हिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपको, ये भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, कभी भी आ सकता है, तो उसको आपको हमेशा ही याद रखना है। वो 4 चीज़ें क्या है? दे आर इंडिविजुअल्स, सोसाइटी, प्लेस एंड टाइम। इंडिविजुअल्स का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर हम लोग समझिए महात्मा गांधी जी के हम लोग ऊपर हम लोग पढ़ते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इंदिरा गांधी जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये क्या है? इंडिविजुअली हम लोग किसी इंसान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो हुआ अलग एक टॉपिक है, वो एक अलग उसे विभाग में रखा है, मतलब इंडिविजुअल्स में रखा है। किसी भी पर्टिकुलर फ्रीडम फाइटर हो गए, और भी बहुत लोगों के बारे में हम लोग अगर किसी भी इंसान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उससे बोलते हैं इंडिविजुअल। सोसाइटी मतलब कोई समाज में, जैसे हम लोग सावित्रीबाई फुले जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि उन्होंने लड़कियों को पढ़ने के लिए बहुत सारे काम किए थे। तो वो क्या काम किए थे और क्या क्या बदलाव आया, क्या क्या चेंजेस आए समाज में, सोसाइटी में, लोगों का रहन सहन, ये सब जो होता है ना, वो सब सोसाइटी में आता है। प्लेस मतलब जगहों के बारे में, जैसे राजस्थान हुआ, इंडिया के महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश, और इंडिया के बारे में जो भी प्लेस, क्या क्या कौन सी जगहों पर ये घटना हुई थी, वो हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। देन टाइम हम लोगों को समय के बारे में पता चलता है कि 19th सेंचुरी में 1910 में ये हुआ था, 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। हम लोग टाइम के बारे में पढ़ते हैं। तो ये अलग अलग विभाजित किए गए हैं इन सारे टॉपिक्स को, अलग अलग टॉपिक्स में, मतलब अलग अलग डिवाइड किया गया है इन सबको। ओके, सो चलिए, हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ्स। हिस्ट्री हमेशा, अगर हम लोग कोई भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो सच ही होनी चाहिए। हम लोग कोई झूठ मानकर हम लोग हिस्ट्री को पढ़ना नहीं चाहिए। झूठी हिस्ट्री हम लोग नहीं पढ़नी चाहिए। हम लोगों को जो भी हम लोग हिस्ट्री पढ़ें वो ऑथेंटिक एविडेंस या प्रूफ होना चाहिए वो। ओके, दीज प्रूफ्स आर नोन एज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। मतलब सच जो होता है ना, सच प्रूफ्स, वो ही हम लोगों को पढ़ना चाहिए। ओके, वही होनी चाहिए। हिस्ट्री कभी भी झूठी नहीं दिखाई देनी चाहिए, दिखाया जाना चाहिए। ओके, हमेशा प्रूफ के आधार पर ही, प्रूफ के अकॉर्डिंग ही हमको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए या दिखाई जानी चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसको आप अपने टेक्स्ट बुक में डबल ब्रैकेट मार के रखें। ये जो 3 क्वेश्चन है मैंने आपको बताया, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री हमको क्या सिखाती है, देन वो क्या 4 फैक्टर्स हैं, इसके लिए अलग से आप ब्रैकेट मार के रखिए। और हिस्ट्री किस पे बेस्ड होनी चाहिए, या ऐसा टाइप का अगर आपका क्वेश्चन आ गया तो आपको एग्ज़ाम में याद होना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, लिखने आना चाहिए। इसीलिए इन चीज़ों को आप ब्रैकेट मार के रखिए। ओके, तो मैंने आपको बता दिया, अभी हिस्ट्री प्रूफ के आधार पर ही होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, लेट अस क्लासिफाई दीज सोर्सेस इनटू मटेरियल सोर्सेस, written sources and oral sources to learn some about them. Let us also evaluate the sources of history. Okay, अभी हम लोग 3 सोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सोर्सेज मतलब प्रूफ, बस प्रूफ ही बोल दीजिए उसको भी। एक अलग नज़रिए से हम लोग बोल रहे हैं, मतलब वो भी प्रूफ ही हुआ, सोर्सेज भी, कि ऐसा हुआ है असल में। ओके, तो ये प्रूफ है। तो हम लोग 3 चीज़ों में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया हुआ है। मटेरियल सोर्सेज, हिस्ट्री को 3 चीज़ों में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग मटेरियल सोर्सेज को। फॉर एग्जांपल कॉइन्स हुआ, महल हुए, और बहुत सारी चीज़ें और हम लोग पढ़ने वाले हैं। रिटन सोर्सेज मतलब ऐसे बुक्स, पुरानी बुक्स, स्कल्पचर्स, वैदिक, भगवद गीता और रामायण, ये सब क्या है? रिटन सोर्सेज। ओरल सोर्सेज जो गाने बनाए गए थे, हनुमान चालीसा जो बोला गया था, मतलब हनुमान चालीसा भी लिखा हुआ है, मतलब जो भी चीज़ें बोली गई थी वो सब ओरल सोर्सेस में आता है। ओके, जो भी फोक सॉन्ग्स, ओके, ट्राइबल सॉन्ग्स, ये सब ओरल सोर्सेस में आता है। देन वी हैव टू कंसिडर मैनी फैक्टर्स रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल इवेंट दैट वी वांट टू स्टडी। We have to consider many factors related to historical event that we want to study. It is necessary to support our study with historical sources. हम लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है, ज़रूरत है
अपनी स्टडी को हिस्टोरिकल सोर्सेज सपोर्ट करना है हम लोगों को हिस्ट्री को, मतलब ये सब ऐसी चीज़ें लिखी हुई है. ओके, दीज सोर्सेज हैव टू बी वेरीफाइड, वी हैव टू सी वेदर दे आर ऑथेंटिक. इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ दीज सोर्सेज जुडिशियसली एंड ओनली आफ्टर अ क्रिटिकल एनालिसिस. ये सब ऐसी ही चीज़ें लिखी हुई है कि हम लोगों को ये चेक करना चाहिए कि हिस्ट्री जो भी लिखा हुआ है वो सच है कि नहीं है. हम लोगों को वेरीफाई करना है, खुद रिसर्च करना है. ये तो आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा. ओके, सो ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है. ओके, चलिए आगे देखते हैं. फोर्ट्स हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस अमंग मटेरियल सोर्सेज. अभी हम लोग मटेरियल सोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं. फोर्ट्स, किला, आपको तो मालूम ही होगा, आपने घूमे भी होंगे. रायगढ़ है, दिल्ली का किला है लाल किला, और ताजमहल भी एक किला ही है, महल है. आगरा का किला, आपने बहुत सुना होगा इन सब चीज़ों के बारे में. देन सम मेजर टाइप्स ऑफ फोर्ट्स आर हिल फोर्ट्स, फॉरेस्ट फोर्ट्स, सी फोर्ट्स एंड फोर्ट्स ऑन द प्लेन्स. और फोर्ट्स के भी टाइप्स होते हैं. कुछ फोर्ट्स, कुछ किले महल कुछ पहाड़ के ऊपर होते हैं, जिन्हें हम लोग हिंदी में गढ़ बोलते हैं. गढ़, आपने पद्मावत मूवी तो देखी होगी, तो उसमें पद्मावती, रानी पद्मावती का जो महल था, जो किला था, उसका नाम क्या है? चित्तौड़गढ़. गढ़ क्यों बोला गया? क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर है, इसीलिए. और देन फॉरेस्ट, कुछ जंगल के अंदर भी फोर्ट्स होते हैं. देन सी फोर्ट्स भी होते हैं, मतलब समुद्र में भी होते हैं कुछ. मतलब सिंधुदुर्ग आपने सुना होगा, वो सी फोर्ट है, महाराष्ट्र में ही है, रत्नागिरी साइड है ना, या सो. और कुछ फोर्ट्स होते हैं जो कि प्लेन, मतलब सीधी ज़मीन पर होते हैं. मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड समाधीज, ग्रेव्स, वीरगाला, एंड बिल्डिंग्स इंक्लूड पैलेसेस, मिनिस्ट्रियल mansions, queen's quarters, रानीवासा, and also houses of common people. ओके, मॉन्यूमेंट्स मतलब कुछ देखने लायक चीज़ें जो होती है उस समय की, जैसे समाधि, किलों महलों को छोड़ के जैसी और भी चीज़ें हैं, जैसे वो टाइम पे स्कूल्स किस तरह हुआ करते थे, महल किस तरह हुआ करते थे, और जो अमीर लोग हुआ करते थे उनके घर कैसे हुआ करते थे, उनके भी हवेलियाँ कैसे हुआ करती थी. रानियों के अलग अलग महल भी हुआ करते थे, तो उनको कहते थे रानीवास. ओके, और आम लोगों के भी घर थोड़े अलग हुआ करते थे, जो कि उनके छत जो होती थी वो सूखी घास से बनाई जाती थी, और उनका घर मिट्टी से बनाया जाता था, मड से बनाया जाता था. ओके, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं. तो ये सब चीज़ें मटेरियल सोर्सेस में आती है, मतलब जो हम लोग मटेरियल, ओके, उस तरह देखते हैं हम लोग. ओके, मॉन्यूमेंट्स समझ ही गए होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. आगे देखते हैं क्या है. दे ऑल प्रोवाइड्स इंसाइट्स अबाउट दैट पीरियड, और वो उस समय के बारे में हमको बताती हैं ये सब चीज़ें. जैसे कि अभी आप कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लीजिए. ओके, समझिए, मैं बता देता हूँ आपको, झांसी की रानी के बारे में बता देता हूँ. तो वो टाइम पे 18th सेंचुरी 1857 के टाइम पे, तो वो टाइम के लोग किस तरह रहा करते थे, लोगों के आम लोगों के घर किस तरह हुआ करते थे, किले किस तरह हुआ करते थे. तो वो बताता है कि अपने अपने पर्टिकुलर पीरियड के हिसाब से वो चीज़ें होती हैं. ओके, अभी कुछ ज़्यादा ही पुरानी चीज़ होंगी तो घर कुछ ज़्यादा ही पुराने होंगे तो कुछ ज़्यादा ही पुराना समय होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल 10th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, ओके, तो वो बहुत पुराना होगा. ओके, लुकिंग एट देम वी कम टू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, द इकोनॉमिक कंडीशंस, द क्वालिटी ऑफ आर्ट, स्टाइल ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एंड पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन दैट पर्टिकुलर पीरियड. ओके, उससे देखकर हम लोग पहचान सकते हैं कि उस समय कितनी डेवलपमेंट थी, कितना विकास था, और कितना लोगों में कितनी अमीरी थी, गरीबी थी, और आर्ट, लोगों के अंदर कैसा आर्ट था, मतलब कला. और घर बनाने के अलग अलग तरीके होते थे. पहले, बहुत समय पहले अलग तरीके के घर बनते थे, फिर धीरे धीरे घर बदलने लगे. फिर पहले मिट्टी के बनते थे, फिर ईंटों के बनने लगे, फिर सीमेंट के बनने लगे. तो इस तरह इवैल्यूएशन होता है, मतलब बदलते जाता है समय. और लोगों का रहन सहन का स्टाइल किस तरह हुआ करता था,
लोग अमीरी में रहते थे, गरीबी में रहते थे, उस पर्टिकुलर उस समय का हम लोगों को पता चलता है। कुछ ज़्यादा ही पुराना समय का हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही पुराना पुराना लगेगा, और थोड़ा आगे समझिए 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी तो थोड़ा मॉडर्न लगेगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। होप कि आपको समझ में आया हो मटेरियल सोर्सेज क्या है। देन आगे कहाँ से, हाँ यहाँ से है। यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाना रहेगा मटेरियल सोर्सेज के बारे में। देखिए मटेरियल सोर्सेज में क्या क्या होता है। बिल्डिंग्स होती है, केव होते हैं, स्कल्पचर्स। केव के ऊपर मतलब गुफाओं के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ रहता है, पेंटिंग्स बनी हुई रहती है, इंस्क्रिप्शंस। हाँ मतलब वही लिखा हुआ रहना, दीवारों पे खरोद खरोद के लिखते थे वो टाइम पे, तो उसे इंस्क्रिप्शंस बोला जाता था। कॉइन्स, सिक्के, कॉपर प्लेट्स, लोगों की थालियाँ और अलग अलग तरीके की होती थी। फोर्ट्स और मेमोरियल्स, और यस मेमोरियल्स मतलब वही जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस, जैसे ताजमहल है, गोल्डन टेम्पल है और किले हैं, ये सब। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ से शुरू होता है। अभी द coins made by different rulers using metals like gold, silver, copper are important sources of history। अभी कॉइन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो टाइम पे जब अलग अलग राजा हुआ करते थे, वो अपने हिसाब से अलग अलग धातु के, अलग अलग मेटल के वो लोग सिक्के बनाते थे। कोई अमीर होता था, बहुत अमीर राजा होता था, तो वो सोने के सिक्के बनाते थे। कोई अलग राजा हुआ करता था तो वो सिल्वर का बनाता था। कोई कॉपर का बनाता था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। जिस तरह हम लोगों ने महल, किले और लोगों के रहन सहन, आम लोगों के घर, इन सब के बारे में पढ़ा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, सो कॉइन्स के बारे में पढ़ना भी। फ्रॉम दीज कॉइन्स वी लर्न अबाउट द रूलर्स। इन कॉइन्स के ज़रिए हम उन राजाओं के बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, देयर पीरियड, उनके समय के बारे में कि वो किस समय के, क्योंकि कॉइन्स के नीचे तो समय लिखा ही रहता है। अभी जब हम लोग आज के समय में जो कॉइन्स यूज़ करते हैं उसमें ईयर भी लिखा रहता है, 2009 में ये बना था या 2010, 2015 एंड ऑल। ओके, गवर्नेंस, उसका गवर्नमेंट कौन सी हुआ करती थी। जिस तरह आज हम लोग कॉइन्स यूज़ करते हैं उसमें भारत सरकार लिखा रहता है, तो वो टाइम पे क्या लिखा हुआ करता था, तो उससे हमको ये जानकारी मिलती है कि वो कौन से राजा का राज्य था। ओके, रिलीजियस आइडियाज़, और वो टाइम पे क्या धर्मों के बारे में क्या लोगों की विचारधारा थी एंड ऑल। ओके, ये लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था धर्मों के बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी तो अभी एक सेकेंड, पर्सनल डिटेल्स लोगों के बारे में पता चलती थी और राजाओं के बारे में। Okay, similarly we also learn about the financial transactions and economic conditions prevailing at that time। और हम लोग ये भी जान सकते हैं कि वो टाइम पे लोगों का पैसों का लेन देन किस तरह हुआ करता था, और इकोनॉमिक कंडीशंस, लोगों की आर्थिक लोगों की जो स्थिति होती थी, लोगों की कंडीशन किस तरह हुआ करती थी पैसों के मामले में और उस समय। ओके, सो वी ऑल्सो सी हाउ फार metallurgy and advanced in that period। From that, images of Ram Sita on the coins of Emperor Akbar or Shiva Parvati on the coins of Hyder Ali, we see the relations coordinate of those days। Okay, और इन images से हम लोग ये देखिए, यहाँ पर ऊपर images भी दी गई है, यहाँ पर वीर गाला बोलते हैं इन images को। ओके, और images of राम सीता ऑन द कॉइन्स ऑफ एम्परर अकबर। अकबर के टाइम पे राम सीता के कॉइन्स, अकबर के टाइम के जो कॉइन्स हुआ करते थे उन पर भगवान राम और माता सीता के पिक्चर्स लगे हुआ करते थे, और या तो फिर भगवान शिव और माता पार्वती के चित्र पिक्चर्स होते थे। हैदर अली भी एक राजा था। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि वो टाइम पे धर्मों के बारे में क्या कोऑर्डिनेशन होता था लोगों का। ओके, द पेशवाज यूज द अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज ऑन देयर कॉइन्स। और जो पेशवा हुआ करते थे, जो मतलब समझिए कि मुग़ल जो लोग हुआ करते थे, वो
अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज में, मतलब अरबी भाषा, उर्दू भाषा जैसी भाषा में अब उनके कॉइन्स में लिखा करते थे। दिस थ्रोज लाइट ऑन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन देयर पीरियड। और वो टाइम पे ये भी पता चलता है कि वो टाइम पे किस तरह की लैंग्वेज भी इस्तेमाल होती थी। हिंदी भी इस्तेमाल हुआ करती थी, संस्कृत भी होती थी, उर्दू और अरेबिक भी इस्तेमाल हुआ करती थी। ओके, आगे एन इंस्क्रिप्शन इज़ अ कार्विंग ऑन अ स्टोन। और एक एक्चुअली वीरगाला को ये एक चित्र है जो कि पत्थरों पे बनाया जाता था। ओके, एन इंस्क्रिप्शन इज़ अ कार्विंग ऑन अ स्टोन और अ वॉल। लोग अपने अपने घरों में या पत्थरों पे ऐसे इस तरह की फोटोज़ नहीं, ड्राइंग्स बनाते थे, पेंटिंग्स बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल द इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन द बृहदेश्वरा टेम्पल premises in Tanjavur. Many inscriptions of the period of चालुक्य सॉरी। और बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस, मतलब इस तरह के इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं इनको, इस तरह के ड्राइंग्स हम लोग पाए गए हैं। तांजावुर नाम की एक जगह है, साउथ में है शायद से, जो कि बृहदेश्वरा टेम्पल में पाई गई है। और बहुत सारे चालुक्य डायनेस्टी, मतलब एक सभ्यता जैसे समझ लीजिए, डायनेस्टी। ओके, तो उनके पीरियड का भी इंस्क्रिप्शन, मतलब इस तरह इंस्क्रिप्शन पाया गया है। ओके, और अ कॉइन ऑफ द पेशवा पीरियड। ये देखिए, ये कॉइन है पेशवा, मतलब किसी मुग़ल बादशाह या पेशवा वो पर्शियन लैंग्वेज में या उर्दू जैसी भाषा में कॉइन्स पे लिखा करते थे। ओके नाउ पेशवा शायद मराठा लोग भी हुआ करते थे ना। यस, मराठा लोग, बाजीराव पेशवा के बारे में आपने बहुत सुना होगा। वो तो उनके टाइम पे ये लिखा हुआ पेशवा पीरियड, उनके टाइम पे इस तरह के कॉइन्स यूज़ होते थे, मतलब बाजीराव जी के टाइम पे इस तरह के कॉइन्स इस्तेमाल हुआ करते थे। देन अ कॉइन ऑफ हैदर अली। ये देखिए, ये है शिवा पार्वती का। ये देखिए, यहाँ पे त्रिशूल बना हुआ है, ये गोल्ड शायद कॉपर है या, और ये कॉइन है हैदर अली के टाइम का। ओके, एंड इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। ओके, यहाँ से अभी चालुक्य, राष्ट्रकूटा एंड चोला एंड यादव किंग्स हैव बीन फाउंड। और मतलब ये जो इंस्क्रिप्शंस है ना, ये देखिए, ये इंस्क्रिप्शंस जो आप देख रहे हैं, पत्थरों पे ड्राइंग्स बनाने का जो फैशन था वो इन टाइम पे था। मतलब चालुक्य डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, चोला और यादव, ये एक सभ्यताएं हैं, मतलब पीरियड है, एक किंग्स के बारे में है। जैसे एक सरनेम, खानदान समझ लीजिए, खानदान, चोला, यादव सरनेम आपने सुना होगा, है ना। एन इंस्क्रिप्शन इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री. It helps us to understand features like the language, script, social life of a period. एक इंस्क्रिप्शन जो है, जो पत्थर पे ड्राइंग बनाने का जो फैशन है, मतलब वो टाइम का फैशन, मतलब लोगों का बनाने का जो था वो टाइम पे कला थी, वो कंसिडर किया जाता है, वो माना जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स हिस्ट्री का। वो हम लोगों को समझाने में मदद करता है। उस टाइम पे लैंग्वेज किस तरह इस्तेमाल की जाती थी, स्क्रिप्ट किस तरह होती थी, लोगों की बात करने का क्या होता था, सोशल लाइफ, लोगों की पर्सनल लाइफ कैसे हुआ करती थी, दैट्स इट. इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड ऑन शीट्स ऑफ कॉपर आर नोन एज कॉपर प्लेट. कॉपर के शीट्स के ऊपर, मतलब कॉपर की प्लेट्स के ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस जो बनाई जाती थी, ड्राइंग्स, उसे बोला जाता, उसे क्या कॉपर प्लेट्स बोला जाता था. ओके, Royal edicts, verdicts, etc. are inscribed on copper plates. Royal edicts, verdicts, etc. are inscribed on copper plates. I think ये मुझे थोड़ा सा, हाँ मुझे लगता है रॉयल एडिक्ट्स मतलब जो राजा लोग लिखते थे, तो वो मुझे लगता है कॉपर प्लेट्स पे लिखा करते थे. यस, आई थिंक सो. रॉयल से मुझे यही समझ में आ रहा है. ओके, written sources, second topic है हमारा. We learn about significant historical events in the medieval period from sources like the writing styles of scripts like Devanagari, Arabic, Persian, Modi, etc.
हम लोग अलग अलग लोग हिस्टोरिकल इवेंट्स सुनते आए हैं मीडिवल पीरियड से कि हम लोगों को सोर्सेस मिले हैं। लोगों का जो राइटिंग स्टाइल होता था ना, हम लोगों को प्रूफ एविडेंसेस मिले हैं। लोगों का जो राइटिंग स्टाइल होता था वो देवनागरी, मतलब जो हिंदी क ख, जिस तरह आप लोगों ने, आपको मालूम होगा क ख हिंदी जो लिखते हैं उससे देवनागरी भी बोला जाता था। अरेबिक मतलब ये उर्दू स्टाइल जो लैंग्वेज होती है, अरेबिक भी होती है, एक और लैंग्वेज होती है अरेबिक, उर्दू से भी अलग होती है। और पर्शियन जो ईरान में ईरानी भाषा होती है, उसे एक्चुअली ईरान को ही पर्शिया बोला जाता है। ओके, पर्शिया तो उसको पहले बोला जाता था, आज उसको ईरान बोला जाता है। मोदी भी कोई एक लैंग्वेज होती है, मैंने पहली बार सुना है इसका नाम। आपको मालूम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एज ऑल्सो फ्रॉम द वेराइटीज़ ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, भुर्जा पत्रज, रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ट्रीटाइजेस, edicts, decrees, biographies, paintings, etc. We can gather information about the food items, attire, conventions and rules of conduct of the people, festivals and about people's life, etc. from these sources. Okay, हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि कितनी और अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस वो टाइम पे इस्तेमाल की जाती थी। और पेंटिंग्स, बायोग्राफीज़, मतलब वो टाइम पे अलग तरीका होता था लिखने का। आज तो बायोग्राफी के लिए एक बुक बनाया जाता है या फिर फिल्म बनाया जाता है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाती है। लेकिन वो टाइम पे किस तरह लिखा जाता था बायोग्राफी को, वो पता कर सकते हैं हम लोग। और भी लोग उस तरह क्या खाना, उस समय क्या खाना पसंद करते थे, वो हम लोग पता कर सकते हैं। और लोग क्या पहन लोगों का क्या वेशभूषा हुआ करता था, लोग क्या पहनते थे, और रूल किस तरह हुआ करता था राजाओं का, अलग अलग राजाओं का, कितने एम्पायर्स हुआ करते थे, देन कितने फेस्टिवल्स हुआ करते थे, और लोगों की ज़िंदगी के बारे में भी हम लोग पता कर सकते हैं इन सोर्सेस से। ओके, निजी ज़िंदगी के बारे में लोगों की पता कर सकते हैं। सोर्सेस ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड रिटन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। और इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। मतलब जो लिखी हुई चीज़ें हैं, ये देखिए, ये सब लिखी हुई चीज़ें हैं ना। पेंटिंग हुआ, इंफॉर्मेशन, बायोग्राफीज़, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स, और डिफरेंट देवनागरी, अरेबिक, पर्शियन, मोदी लैंग्वेजेस, ये सब क्या है, रिटन सोर्सेस है, लिखी हुई है। ग्रंथ, भगवद गीता, रामायण और पुराण, और ये सब क्या है, रिटन सोर्सेस है ना, पुराने समय की लिखी हुई चीज़ें। तो ये सब क्या है, रिटन सोर्सेस। समझ में आ गया आपको? अभी यहाँ पर देखिए और भी रिटन सोर्सेस के बारे में आपको बताया गया है। ये देखिए, डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट्स ऑफ किंग्स। और वो टाइम पे महाराजा लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे वो अलग हुआ करते थे। कोई संदेश देता था या कोई अपने राज्य का डॉक्यूमेंट हुआ समझो, तो वो भी एक रिटन सोर्स है। और एक सेकेंड, हाँ, शाकावली, जनकोलॉजीज़, करस्पॉन्डेंस, डिस्पैचेस, जुडिशियल वर्डिक्ट्स, ऑर्डर्स, मतलब वो टाइम के कानून किस तरह, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह होता था। वेल, अभी तो इंडिया का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो टाइम पे अलग अलग राजाओं का खुद का कानून होता था। सो वो देन ट्रीटाइज, बायोग्राफीज़, ट्रीटीज़, मतलब वो लोगों का, समझो दो राजा मिल रहे हैं, लोगों का दो राजाओं का मीटिंग हो रहा है, तो उसको ट्रीटी बोलते हैं। और बायोग्राफी, किसी महान शख्सियत के बारे में बायोग्राफी लिखी गई हो। ट्रैवलॉग्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, वो टाइम पे तो थोड़ी ना इंटरव्यूज़ हुआ करते थे। लोग अपना जो डिस्क्रिप्शन है, अपना एक्सपीरियंस है, जो वो ट्रैवलॉग्स, मतलब एक अलग से लिख के बताते थे कि हमें यहाँ आकर अच्छा लगा या कैसा लगा। और क्रॉनिकल्स, तवरिकन। ओके, चलिए नेक्स्ट, आई थिंक ये लास्ट पेज है इसका, थोड़ा है, जल्दी कवर कर लेते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है मेरा बहुत। यस, बट हिस्ट्री मज़ा आता है एक्चुअली, है ना। किस किस को हिस्ट्री सब्जेक्ट पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रैवलर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज केम टू इंडिया। और इसी समय के दौरान दूसरे देशों से लोग भारत में आना जाना करते थे।
ओके, दे हैव रिटन ट्रैवलॉग्स और अकाउंट्स ऑफ देयर ट्रैवल्स। मैंने अभी आपको बताया कि जो दूसरे देशों से लोग आते थे वो अपना एक्सपीरियंस लिख कर बताते थे कि हमको यहाँ आके कैसा लगा। सम ऑफ देम आर अल बिरूनी, इब्न बतूता, निकोलाओ मनुसी, बाबर्स निकोलाओ मनुसी। ये आई थिंक लोगों के नाम हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस लिख कर बताए थे। देन बाबर्स बायोग्राफी, श्री शिव भारत और द संस्कृत बायोग्राफी ऑफ शिवाजी महाराज, composed by the poet Parmanand, as well as various other biographies of different rulers and their correspondents, help us to understand the policies and administrative systems of the rulers and their diplomatic relations with others. Okay, बाबर, आपको मालूम है पहला मुग़ल बादशाह बाबर जो कि भारत आया था उज़्बेकिस्तान से। ओके, जिसके बाद से मुग़लों का रूल भारत पर होना शुरू हो गया, उसकी बायोग्राफ़ी। और श्री शिव भारत, ये शायद शिव जी के ऊपर किसी बुक के बारे में, मुझे लगता है शिव जी के ऊपर कोई बुक है, या फिर संस्कृत बायोग्राफ़ी लिखी गई थी जो कि शिवाजी महाराज के बारे में लिखी गई थी या कंपोज़ की गई थी। परमानंद पोएट थे एक, परमानंद एज वेल एज वेरियस अदर बायोग्राफीज़। और सिर्फ शिवाजी महाराज के बारे में नहीं, दूसरे किंग्स के बारे में भी, दूसरे रूलर्स के बारे में भी लिखा जाता था बायोग्राफीज़। ओके, और इन सब चीज़ों से हमको पता चलता है कि वो टाइम पे रिलेशन किस तरह हुआ करता था लोगों का राजाओं से, और क्या हुआ करता था लोगों का बायोग्राफीज़ से हमको ये पता चलता है। ओके, देन कि वो राजा किस तरह हुआ करता था और उसका राज्य किस तरह चलता था, उसकी गवर्नमेंट किस तरह होती थी। ओके, सो यही था इस पैराग्राफ में। तवारीख और तारीख मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। यस, तारीख आपको मालूम होगा ना, तारीख डेट। तवारीख रिटन बाय अल बिरूनी, ज़ियाउद्दीन बरानी, मौलाना अहमद, यहया बिन अहमद, मिर्ज़ा हैदर, भीमसेन सक्सेना एट्सेट्रा आर अवेलेबल। ओके, इनकी शायद ट्रैवलॉग्स है, ये ट्रैवलॉग्स है, मतलब उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस दिए थे ट्रैवलिंग के टाइम पे। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। बखर इज़ अ टाइप ऑफ क्रॉनिकल दैट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र। क्रॉनिकल है शायद कुछ लिखी हुई चीज़ है, बखर, जो कि महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। क्रॉनिकल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट्स लाइक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल हैपनिंग्स। ओ, क्रॉनिकल्स का मतलब ये होता है कि किसी भी राजा का जो राज्य चल रहा है उसमें लोगों का पॉलिटिकल, वो राजा का किस तरह गवर्नमेंट हुआ करता था, वो डीपली इन्फॉर्मेशन होती थी क्रॉनिकल में, कि वो राजा कितना लोगों के ऊपर अच्छा काम करता था, लोगों की भलाई करता था। पॉलिटिकल हैपनिंग्स, लिंग्विस्टिक ट्रांजैक्शंस, कल्चरल लाइफ, सोशल कंडीशंस। ओके, कि वो राजा का किस तरह गवर्नमेंट चलता था, वो डीप में इंफॉर्मेशन दिया जाता है क्रॉनिकल्स में। ओके, मैनी ऑफ द क्रॉनिकल्स इन मराठी वर रिटन मैनी ईयर्स आफ्टर द इवेंट्स हैड ऑकर्ड। ओ, क्रॉनिकल्स भी लिखे जाते थे मराठी में बहुत साल बाद, जब वो घटनाएं हो जाती थी, मतलब किसी पर्टिकुलर राजा के गवर्नमेंट के बारे में लिखा जाता था क्रॉनिकल में। ओके, as a result they are seen to rely on hearsays. Some of these chronicles are Mahikawatichi Bakhar, Sabhasad Bakhar, then Chitni Sachi Bakhar, Bhau Sahibchi Bakhar, etc. The works of contemporary Western historians like Robert Arm, M.C. Sprengel and Grant Duff are also important. और कुछ वेस्टर्न रूलर्स ने भी शायद रूल किया था। यस, ऑब्वियसली वेस्टर्न पावर ने तो हमको रूल किया था, मगर महाराष्ट्र में दूसरे वेस्टर्न हिस्टोरियंस का भी क्रॉनिकल अवेलेबल है मराठी में। ओके, सो मतलब किसी राजा के गवर्नमेंट में वेस्टर्न लोगों ने भी काम किया था, उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, मराठी राजा या कोई महाराष्ट्र का राजा होगा किसी पर्टिकुलर एरिया का, उसमें वेस्टर्न लोगों ने भी
काम किया है शायद, इसके बारे में यहाँ पर आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। ओके, तो चलिए अभी आगे देखते हैं ओरल सोर्सेस। ये लास्ट टॉपिक तो नहीं है, सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये, फिर इसके बाद चैप्टर ख़त्म और हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओरल सोर्सेस, वी अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फोक लाइफ थ्रू फोक लिटरेचर ट्रेडिशनली पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हम लोग अलग अलग चीज़ें देखते हैं फोक लाइफ में। वेल, हर एक राज्य का अपना फोक डांस, फोक सॉन्ग्स, फोक चीज़ें, अपनी ट्राइबल मतलब अपनी फोक को मैं आपको कैसे बताऊँ, हिंदी में शायद मेरे को शब्द नहीं आ रहा वो, मगर आपको चलिए मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। फोक डांस फॉर्म है मतलब हाँ ट्रेडिशनल आसान शब्द में बता सकता हूँ। फोक महाराष्ट्र का बता दूँ तो वो लावणी फोक डांस है, महाराष्ट्र का लावणी डांस है। देन राजस्थान का घूमर, ओके, घूमर और कालबेलिया, ये सब फोक डांस फॉर्म्स हैं। एंड सिंगिंग, गाने की भी फोक सिंगिंग होती है। तो ये सब जो है ना फोक चीज़ें, फोक ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करती आ रही है हमारे पास, तभी आज हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ पा रहे हैं। ओके, some examples are OS, folk songs, poadas, folk tales, legends and myths। और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर है। फोक सॉन्ग्स, पोआडास मतलब कविताएँ, पोएम्स, फोक टेल्स कहानियाँ, लेजेंड्स और मिथ्स मतलब लोगों का मानने, मिथ्स मतलब लोगों का विचारधारा, लोग क्या सोचते थे, लोगों का क्या, जैसे हम लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं तो हमारे यहाँ पर ये मान्यता है, हमारे यहाँ पर वो मान्यता है। ओके, सो ये लेजेंड्स के बारे में आपको कोई शिवाजी महाराज के बारे में कोई कविता मिल जाएगी। ओके, सच टाइप ऑफ सोर्सेस आर कॉल्ड ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ओरल सोर्सेस का मतलब सीधा सीधा यही है कि उसमें आपको कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको उसमें गाने के रूप में मिलेगा। फोक सॉन्ग्स, मिथ्स, गाथा, कहानियाँ, श्लोकास, अभंगास, पोआडास, प्रोवर्ब्स, लेजेंड्स, मिथ्स, फोक सॉन्ग्स, श्लोक, गीता के श्लोक, ये सब जो है ना, ये सब ओरली पहले बताए गए हैं, इसके बाद लिखे गए हैं। ओके, देन हिस्ट्री इज़ रिटन विद द हेल्प ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेस मेंशन्ड अबव। और ये हिस्ट्री इन तीनों चीज़ों के आधारित, इतिहास इन तीनों चीज़ों के आधार पर ही लिखा जाता है। मटेरियल सोर्सेज, रिटन सोर्सेज और ओरल सोर्सेज के अकॉर्डिंगली ही लिखा जाता है, बेस पर ही लिखा जाता है। इवन आफ्टर इट हैज़ बीन रिटन डाउन, रिसर्च ऑन इट गोज़ ऑन कंटिन्यूसली। लिखे जाने के बाद भी इसके ऊपर रिसर्च की जाती है कंटिन्यूसली, ताकि अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो वापस से लिखा जाता है उसको। ओके, न्यू सोर्सेस एंड इंफॉर्मेशन कम टू लाइट थ्रू दिस रिसर्च, देन हिस्ट्री हैज़ टू बी री रिटन अकॉर्डिंगली। कभी कभी न्यू चीज़ें आ जाती है और हमको पता चलती है, तब हम लोग वापस से मतलब हम लोग नहीं, जो लिखते हैं हिस्ट्री वो वापस से लिखते हैं उस हिसाब से। वी कैन सी दैट आवर हिस्ट्री बुक्स एंड दोज ऑफ आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स डिफर टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और हम लोग देखते भी हैं हिस्ट्री जो है वो चेंज होती जाती है। हमारे हिस्ट्री के बुक्स को ही देख लो, टेक्स्ट बुक्स हर 10 साल में एक बार चेंज हो जाते हैं, थोड़ा चेंज होता है, तो ये सब चेंजेस होता ही रहता है। ओके, सो नाउ लास्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं अभी, एवेल्युएटिंग विद द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। मतलब चेंजेस किस तरह होता है हिस्ट्री के सोर्सेस में। इट इज़ नेसेसरी टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस बिफोर यूजिंग दीज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। कभी भी किसी इन तीनों सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को मतलब सोर्सेज को यूज़ करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं। वी हैव टू एग्जामाइन देयर ऑथेंटिसिटी एंड सी विच आर जेन्युइन एंड विच आर फेक। हम लोगों को ये भी चेक करना पड़ता है कि वो जेन्युइन है, पक्के सबूत हैं या फिर फेक है। देयर क्वालिटी कैन बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड्स। उनकी क्वालिटी भी हम पहचान सकते हैं उनके लिखे जाने के स्टाइल के को ऑब्जर्व करने के बाद। वी ऑल्सो हैव टू स्टडी द इंटेग्रिटी ऑफ राइटर्स, देयर पर्सनल इंटरेस्ट, द पीरियड इन विच दे लिव एंड द पॉलिटिकल प्रेशर्स ऑन देम। हम लोगों को ये भी पता चलता है कि वो राइटर ने किस भाव से लिखा है। ओके,
कि वो उसने डर के मारे लिखा है या कोई प्रेशर है उसके ऊपर। ओके, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू सी वेदर दे रिलाई ऑन हियरसे और गिव एन आई विटनेस अकाउंट। हमको ये भी पता चलता है कि उसने आँखों देखी घटना लिखी है या फिर सुनी सुनी घटना लिखी है बुक में। वी नीड टू कंसिडर द एग्जीक्रेशंस, मेटाफर्स एंड अदर लिटरेरी डिवाइसेस दे यूज़। हम लोगों को वो चेक करना पड़ता है कि हम लोगों को वो भी चेक करना चाहिए कि उन्होंने कहाँ से हिस्ट्री लिखी है। ओके, रिसर्च करनी चाहिए हमको हिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, या उनको हम लोगों को अगर लिखना है तो हमको उसके लिए पूरी तरह से जांच करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। देयर इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ द अदर कंटेम्प्रेरी सोर्सेज। द इंफॉर्मेशन मे बी वन साइडेड, contradictory or exaggerated. It has to be seen in a proper perspective. हिस्ट्री जो भी है वो हर तरफ सेम होनी चाहिए। कोई अलग या फिर कोई एक जगह अलग लिखी हुई है, दूसरी जगह अलग लिखी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको हिस्ट्री लिखनी है तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको लिखना पड़ेगा। ओके, द सोर्सेज हैव टू बी सब्जेक्टेड टू अ क्रिटिकल एनालिसिस। द author's impartiality and neutrality are very important in writing history. Okay, जो ऑथर है हिस्ट्री का ज़रूरी है उसका कि वो पूरी तरह से हिस्ट्री को पढ़े, उसके बाद ही उसे लिखे, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं हिस्ट्री। ओके, सो चलिए आज हमारा ये चैप्टर पहला नंबर चैप्टर कंप्लीट होता है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब मैं आपको मिलता हूँ चैप्टर नंबर 2, इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। सो सी यू टिल देन, see you in the next lecture. So please like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Hitesh Jalani channel, और keep growing and keep learning. So bye bye, see you in the next one। और सब्सक्राइब तो करो ना यार, सब्सक्राइब ही नहीं करते हो आप लोग। बाय।